सुमन, ओ सुमन, अरे कहाँ चली गई? क्या हुआ हरी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाने की तो बात ही है मेरी प्यारी सुमन। ऐसी भी क्या बात है, बताओ तो जरा। मेरी उत्सुकता तो और बढ़ती जा रही है हरी। अरे पगली, खुशी मनाओ और खाने में नए नए पकवान बनाओ, जल्दी बहुत पैसा आने वाला है हमारे पास। वो कैसे हरी, कोई लॉटरी लगी है क्या तुम्हारी? बता भी दो अब। हा 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 हा। नहीं सुमन, तुम भी कैसी बात करती हो? लॉटरी कैसे लग सकती है? मैं तो ऐसी जुआरी चीजों से दूर ही रहता हूँ। लेकिन अपने खेत भी किसी लॉटरी से कम है क्या? इस बार खेतों में इतनी बढ़िया फसल हुई है कि इन्हें बेचकर बहुत पैसा आएगा। उन पैसों से अच्छा घर बनाएंगे। किरण और तुम्हारे लिए नए नए कपड़े भी ले लेंगे और जो बाकी पैसे बचेंगे उनमें सेठ धनलाल जी का कर्जा भी उतार देंगे। कर्जा? यह तुम क्या कह रहे हो हरी? क्या तुमने सेठ धनलाल जी से कर्जा लिया है? हाँ सुमन, मुझे इस बार पूरी उम्मीद थी कि हमारी फसल गांव में सबसे अच्छी होगी, इसलिए मैंने धनलाल जी से थोड़ा कर्ज लेकर सारी लागत और मेहनत खेतों में लगा दी। और देखो सुमन, मेरी मेहनत रंग भी लाई है। इस बार हमारी सारी फसल बहुत अच्छी हुई है। वह सब तो ठीक है हरी, लेकिन तुम्हें पता ही है सेठ धनलाल जी कैसा व्यक्ति है। सारे गांव को उसके बारे में पता है। अगर उसका कर्ज देने में थोड़ी भी देरी हो जाए तो वह पूरी जमीन हथिया लेता है। तुम तो शेर के मुंह में हाथ डालकर आए हो। और वैसे भी अभी खेतों की कटाई में समय है, न जाने कब क्या हो जाए। काम पूरा हो जाने से पहले व्यक्ति को यूं ही व्यर्थ की खुशी नहीं मनानी चाहिए। सुमन मेरी प्यारी, तुम तो बेकार की चिंता में पड़ रही हो। सेठ धनलाल जी के बारे में मैं भी जानता हूँ, तभी तो मैंने भी जी तोड़ मेहनत लगाकर इन फसलों को बनाया है। और अब हमारी फसल इतनी अच्छी हो ही गई है तो अब क्या डरना। अब तो बस फसल की कटाई करके उसे बेचना ही है। उसे बेचकर इतने पैसे आएंगे कि सेठ धनलाल जी का कर्ज समय से पहले ही उतार दूंगा और हमारे सारे काम भी बन जाएंगे। ठीक है हरी, जब आपने इतना अनुमान लगाकर सब कुछ किया है तो सब अच्छा ही होगा। हरी के समझाने पर सुमन बेफिक्र होकर सो तो जाती है, लेकिन उसी रात से गांव में जोरों से बारिश होने लगती है। रात भर बारिश होने के कारण गांव में सभी की फसल पानी में डूब जाती है। सुनिए हरी, उठिए, देखिए तो बाहर कितनी बारिश हो रही है। बारिश ही तो हो रही है, होने दो। इतनी भी क्या आफत आ गई, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। आफत ही तो आई है, सुनाई नहीं दे रहा कितनी जोरों से बारिश हो रही है। लगता है रात भर बारिश हुई है। इस बारिश में हमारे खेतों का क्या हाल हुआ होगा। हरी उठता है और बाहर जाकर देखता है। हाँ सुमन, तुम तो सही कह रही थी, बारिश बहुत जोरों से हो रही है। इस बारिश में हमारी फसलों का क्या हाल हो रहा होगा, मुझे जाकर देखना होगा। हरी अपने खेतों को देखने जाता है। यहाँ हरी के खेतों में पूरी तरह से पानी भर गया था। हे राम, यह क्या हो गया? मेरी साल भर की मेहनत पानी में मिल गई। अब मेरा क्या होगा? मैंने तो इस फसल के भरोसे कर्ज भी लिया था, वह सब कैसे चुकाऊंगा? और सेठ धनलाल कितना खराब व्यक्ति है, वह तो मुझ पर बिल्कुल रहम नहीं करेगा। और मैंने सुमन को भी कितने वादे किए थे कि किरण और उसके लिए नए कपड़े लाऊंगा, नया घर बनाऊंगा। क्या जवाब दूंगा मैं अब सुमन को? मैं तो लुट गया। परेशान होकर हरी अपने घर जाता है। क्या हुआ हरी, इतने परेशान लग रहे हो? और हमारी फसल का क्या हुआ, बस तो गई है ना? नहीं सुमन, सब बर्बाद हो गया। हमारी सारी फसल पानी में डूब गई। मुझे नहीं समझ आ रहा अब क्या होगा, कैसे आगे गुजारा करेंगे। मैंने तो इस फसल के भरोसे धनलाल जी से कर्ज भी ले रखा है। अगर मैं उनका कर्ज नहीं दे पाया तो वह हमारी ज़मीन हथिया लेगा। देखो हरी, मैं ना कहती थी किसी काम के पूरा होने से पहले खुशी मनाना व्यर्थ है। अब जो हो गया सो हो गया, आप शांत हो जाइए, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन हरी सेठ धनलाल जी के पास जाता है। नमस्कार सेठ जी। अरे हरी, आओ आओ, कैसे हो? और तुम्हारी फसल का काम अच्छा तो चल रहा है ना? नहीं सेठ जी, आपको तो सब पता ही है, गांव में कल कितनी बारिश हुई है। जोरों से बारिश होने के कारण सभी गांव वालों की फसलें पानी में डूब गई हैं।
मेरे भी साथ कुछ ऐसे ही हुआ है, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ सेठ जी। फसल डूब जाने के कारण इस बार बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी सेठ जी, अगर आप कर्ज चुकाने का थोड़ा और समय दे दे तो। अरे हरी भाई, मैंने कोई खैरात थोड़ी खोल के रखा है, और ना ही मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तुम कुछ भी बोलो तो मैं मान लूंगा। और माना कि सारे गांव की फसल डूब गई तो इससे मुझे क्या लेना देना। मेरा काम ब्याज बट्टे का है। अगर मैं ऐसी मुफ्त में सबकी मदद करता रहा तो चल गया मेरा काम। मेरे बीवी बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दूं क्या? 100 बात की एक सीधी बात है हरी, यह तो मेरा काम ही है। अगर तुमने मुझसे कर्ज लिया है तो मेरा कर्ज और उसका ब्याज जो भी बनता है उसे वापस करो, वरना तुम्हारी जमीन के कागज मेरे हुए। नहीं धनलाल जी, ऐसा मत कहिए, मेरे पास उस जमीन के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो तुम्हारी समस्या है हरी, जाओ या तो मेरे पैसे लेकर आओ या उस जमीन को भूल जाओ। अब मेरा समय खराब मत करो, जाओ यहाँ से। हरी धनलाल जी की कड़वी बातें सुनकर परेशान होकर घर वापिस आ जाता है। क्या हुआ हरी, कुछ बात बनी सेठ जी से? क्या वो मान गए हमें थोड़ी और मोहलत देने के लिए? नहीं सुमन, तुम सही कहती थी, मुझे धनलाल से कर्ज नहीं लेना चाहिए था। वह हमारी जमीन लौटाने से मना कर रहा है। वह व्यक्ति बहुत ही लालची और बेईमान है। हमारी जमीन भी अब हमारी नहीं रही सुमन। यह तो अनर्थ हो गया हरी, अब क्या होगा हमारा? यह तो मैं भी नहीं जानता सुमन, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। दोनों बहुत उदास होते हैं। उसी शाम हरी की बेटी किरण सुमन से कहती है, माँ देखो, बाहर बारिश हो रही है और मुझे भूख भी लगी है, मेरे लिए पकोड़े बना दो। नहीं गुड़िया, अब हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम ऐसी चीजें खा सके, इन सब में बहुत खर्चा होता है, और वैसे भी हमारे पास राशन बहुत कम बचा है, हमें बहुत हाथ संभाल के घर खर्च चलाना होगा। मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ, तुम वह खा लेना। नहीं माँ, मुझे नहीं पता, मुझे पकोड़े खाने हैं, मेरे लिए पकोड़े बनाओ। सुमन, किरण जब इतना जिद कर रही है तो उसके लिए पकोड़े बना भी दो। अभी तो राशन बचा ही है, जब तक राशन खत्म होगा मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूँगा। तुम बच्ची का दिल मत तोड़ो, और वैसे भी तुम दोनों का पेट भरना मेरी जिम्मेदारी है, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ काम ज़रूर ढूंढ लूँगा, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। तुम जाओ और किरण के लिए पकोड़े बना लाओ। ठीक है हरी, फिर मैं सबके लिए ही पकोड़े बना लाती हूँ। सुमन थोड़ी देर में पकोड़े बना लाती है। यह ले मेरी प्यारी बेटी, गरम गरम पकोड़े। किरण खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरे पकोड़े आ गए। सभी बैठकर खाने लगते हैं। वाह माँ, पकोड़े कितने अच्छे बने हैं, मज़ा ही आ गया। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। माँ, आप तो पकोड़ों की दुकान भी लगा सकते हो, इतने अच्छे पकोड़े बनाते हो आप। किरण की बात सुनकर सुमन मुस्कुरा देती है, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में एक आइडिया भी आता है। उसी रात सुमन हरी से कहती है, सुनिए हरी, क्या तुमने किरण की बातों पर गौर किया कि वह क्या कह रही थी? ऐसा क्या कह रही थी वो सुमन? वह तो बस तुम्हारे बनाए पकोड़ों की तारीफ ही कर रही थी, और सच ही कहा उसने, तुमने पकोड़े बहुत अच्छे बनाए थे, सच में तुम्हारे हाथ में जादू है। हाँ हरी, वही तो मैं भी कह रही हूँ, आप मेरी बात समझे नहीं। जब मैं पकोड़े इतने ही अच्छे बनाती हूँ तो क्यों ना हम इस बारिश में पकोड़ों की एक दुकान लगा लें। बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम में लोग शौक से यह चीजें खाते हैं। सुमन, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि एक दुकान लगा सके। दुकान लगाने के लिए सामान की ज़रूरत होगी, और हम पे इतने पैसे नहीं कि दुकान का सामान ला सके। ना ही अब मुझे कोई कर्ज देगा, तो कैसे दुकान लगा पाएंगे। तुम इन सब की चिंता मत करो हरी, मेरे पास इन सब का भी आइडिया है। अच्छा, तो क्या सोचा है तुमने सुमन? वह सब तुम्हें कल पता चल जाएगा। सुमन अगले दिन घर की चीजों से जुगाड़ लगाकर एक दुकान बना लेती है। कुछ ही देर में पकोड़े खाने वहाँ लोग भी आने लगते हैं। आंटी, पकोड़े कितने के हैं? छोटी प्लेट 20 रुपए, बड़ी प्लेट 50 रुपए बेटा। तो मुझे 20 रुपए के पकोड़े दे दो।
सुमन तुरंत ही गरम गरम पकोड़े बना के दे देती है। वाह सुमन आंटी, आपने तो बहुत अच्छे पकोड़े बनाए हैं, मजा ही आ गया। आप एक प्लेट 50 वाली पैक भी कर दो, घर भी ले जाऊंगा। सुमन खुश होकर एक प्लेट और पैक कर देती है। थोड़ी देर में नई दुकान देखकर और भी लोग आने लगते हैं। शाम तक सुमन का सारा सामान खत्म हो जाता है और उसकी अच्छी कमाई भी होती है। हरी काम की तलाश में सुबह ही घर से निकल गया था। शाम को जब वह घर आता है तो सुमन को खुश देखता है। क्या बात है सुमन, खुश लग रही हो? हाँ हरी, हमारी परेशानी के दिन अब ज्यादा नहीं रहेंगे। यह देखो आज की कमाई। तुम्हारे जाने के बाद से ही मैंने पकोड़े की दुकान लगा ली थी और मेरे पकोड़े सबको इतने पसंद आए कि शाम तक सारा सामान ही खत्म हो गया। क्या सच में सुमन? यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब लगता है कि हम अपनी परेशानी जल्द ही दूर कर पाएंगे। और नहीं तो क्या हरी, बस तुम्हें भी मेरा यूं ही साथ देना होगा। तुम्हें बाहर काम ढूंढने की जरूरत नहीं। हम दोनों पकोड़ों की दुकान चलाकर अपना घर खर्च आसानी से निकाल लेंगे और इस आज की कमाई से और सामान आ जाएगा। हरी हाँ में सिर हिलाता है। यूं ही दिन बीतते हैं। वे दोनों मेहनत करके जल्द ही अपनी एक बड़ी पकोड़े की दुकान बना लेते हैं। हरी, भगवान की दया से हमारी दुकान अच्छी चल रही है और हमारे पास काफी पैसे भी हैं। मैं चाहती हूँ तुम सेठ धनलाल का सारा कर्ज उतार कर अपनी जमीन वापस ले लो। तुम सही कह रही हो सुमन, हमें अपनी जमीन वापस लेनी चाहिए। मैं कल ही धनलाल जी के पास जाऊंगा। अगले दिन हरी सेठ धनलाल के पास जाता है। नमस्ते धनलाल जी। नमस्ते भाई हरी, तुम तो बड़े महीनों में नजर आए हो, जैसे तुम तो गायब ही हो गए थे। अब कहीं फिर से कर्ज लेने या अपनी जमीन मांगने तो वापस नहीं आए ना? नहीं सेठ जी, मैं कर्ज लेने नहीं बल्कि अपना पुराना कर्ज उतार कर अपनी जमीन के कागज लेने आया हूँ। अरे भाई हरी, अब तो उस जमीन को भूल जाओ। अब तो इतने महीने हो गए हैं, अगर ब्याज भी लगाऊंगा तो तुम्हारी ली गई राशि डबल हो जाएगी, जो तुम्हारे बस की नहीं है देना। हा 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 हा। सेठ जी, आपको जितना ब्याज लगाना है लगा लीजिए, मैं अपनी जमीन लेने को तैयार हूँ। ठीक है, तो तुमने मुझसे 50,000 की राशि ली थी हरी, तो इस हिसाब से 1,00,000 रुपए हुए। लाओ इतनी राशि। हाँ 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 हाँ, नहीं है ना बस की, तभी तो बोल रहा हूँ भूल जाओ अपनी जमीन को। नहीं सेठ जी, मैं आपकी राशि सारी लाया हूँ, आप तो बस मेरे जमीन के कागज दे दीजिए। यह कहकर हरी धनलाल के हाथ में 1,00,000 रुपए की राशि दे देता है। धनलाल भी राशि लेकर जमीन के कागज दे देता है। हरी घर जाकर सुमन को जमीन के कागज देता है। यह लो सुमन, हमारे जमीन के कागज। सुमन कागज लेकर बहुत खुश होती है।